नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को जन्म दिया। एक ऐसा टॉपिक जिसकी चर्चा, चाहे हम राजनीति सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, हमेशा उस टॉपिक की चर्चा रहती है और उसने एक आधार दिया वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना रही, शीत युद्ध का वो समय था। बच्चों, आज विस्तार से हम जानेंगे शीत युद्ध क्यों हुआ, क्या है शीत युद्ध और क्या इसके परिणाम रहे, किस प्रकार की इसमें घटनाएं हुई, हर प्रकार की बातों को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। क्या भारत का संबंध था शीत युद्ध से, इन सभी चीजों की विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले कई स्टूडेंट्स अभी आज पहली बार हमसे जुड़े होंगे, तो उनके लिए मैं अपना परिचय देता हूं। मैं अंकित बंसल, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का आईएएस आरएएस के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं। 7 बार मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ, उसमें से 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ था। चलिए बच्चों, अब अगर आपने अभी तक अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप हमारे साथ मिलकर वहां अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारी सब्जेक्ट्स पर अच्छा कमांड कर सकते हैं। क्या है प्लस सब्सक्रिप्शन और कैसे इसे ज्वाइन करना है, जल्दी से आपको गाइड कर देते हैं। बड़ा आसान प्रोसेस है रजिस्टर करने के लिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, उसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। उसमें आपको दिखेगा यहाँ पर प्लस और नीचे मिलेगा आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन, यहां से आप जा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं? सबसे पहला, डेली लाइव क्लासेज यहां पर मिलती हैं। इसका मतलब हुआ ये लाइव क्लासेज हैं, अर्थात आप मुझसे और अनेकों टीचर्स से यहां पर 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्लासेस के बीच में डाउट्स पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड एमसीक्यूज क्यूजेस, अर्थात एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती है, हर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती है और साथ में आंसर राइटिंग का अभ्यास कराया जाता है, जो आपकी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको रैंक लेकर आने में सहयोग करता है। पूरा अनअकैडमी का ये कोर्स, प्लस कोर्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अर्थात आपको पूरा विद इन टाइम लिमिट आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है और सारे लेक्चर्स 1 by 1 मिलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी गाइडेंस यहाँ पर मिलती है। अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर और भी हैं जो आपको इस कोर्स के साथ निःशुल्क मिल जाते हैं। बच्चा, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, जो डाउट जो नए स्टूडेंट्स हमसे हमेशा पूछते हैं। देखिए, आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 12 महीने का कोर्स ज्वाइन करना है और अगर संभव हो सके तो 24 महीने का कोर्स ज्वाइन करें। इसके अलावा ये वाले जो कोर्सेज हैं, इनके ये वाले आपको ज्वाइन नहीं करने हैं, क्योंकि आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आरएएस की प्रिपरेशन करने वालों को 12 महीने का कोर्स या फिर 24 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन करना है। देखिए, 12 महीने के कोर्स की फीस 7,000 है और ये नीचे आपको एक कोड दिख रहा है, ये मेरा कोड है, बंसल 10 कोड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप याद कर लीजिए। जब सब्सक्रिप्शन लेने जाओ तो इस कोड को आप अप्लाई करना, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और फीस सिर्फ 6,300 रह जाती है। देखिए, 7,000 से 6,300 रह गई और 6210 कोड के कारण ये हुआ, 10% का आपको डिस्काउंट मिला। और साथ में इस कोड का एक और फायदा, आप मेरी गाइडेंस में पढ़ पाएंगे, आप मेरी ऐप पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे मुझसे और सारे डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पर अपने एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, स्ट्रेटेजी आपको समझ में नहीं आ रही है, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, वो सारी समस्याएं मैं आपकी हल कराते जाऊंगा। और पूरे 1 साल का आप कोर्स लेंगे तो 1 साल तक, 2 साल का कोर्स लेंगे तो 2 साल तक आपके साथ बना रहूंगा। बच्चों, 2 साल की फीस 8,400 रुपए और फिर से मैं बताऊंगा, बंसल 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये 7,560 रुपए रह जाएगी। इसीलिए बंसल 10 कोड को आप याद कर लें, लिख लें, नोट कर लें और सब्सक्रिप्शन का जब टाइम आए तो उसे वहां पर अप्लाई कर दें। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और वो है शीत युद्ध। बच्चों, शीत युद्ध नाम से किस प्रकार की फीलिंग आ रही है? शीत शब्द क्यों लगाया गया? ये युद्ध है तो शीत का क्या मतलब है? बच्चों, शीत का मतलब होता है ठंडा। जैसे आपको कभी गुस्सा आता है तो आप क्या हो जाते हैं, गुस्से में लड़ने चले जाते हैं। लेकिन शीत युद्ध, जब आपको गुस्सा आ रहा होता है और लेकिन अपने आप को आप शांत करके चलते हैं, एक उस स्टेज तक नहीं पहुंचते कि लड़ाई कर लें, उस अवस्था को कहा जाता है शीत। अर्थात आप गुस्से में भी ठंडे हैं, ये वाली अवस्था है शीत वाली। और ये ऐसी परिस्थितियां बन गई थी बच्चों अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, जब दो
बड़ी महाशक्तियां शीत युद्ध करने लगी थी। तो हम डिटेल में पढ़ना चाहेंगे कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के प्रारंभ होने के क्या कारण थे, शीत युद्ध की विशेषताएं क्या थी, इसके समय की महत्वपूर्ण गतिविधियां क्या थी, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पे क्या हो रहा था, और उसके अलावा इसी समय एक नया आंदोलन आया गुट निरपेक्ष आंदोलन, वो क्या था, भारत की उसमें क्या भूमिका थी, और शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, जब समाप्ति हो रही थी तो क्या बदलाव देखे जा रहे थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और शीत युद्ध के बाद जब समाप्त हो गया शीत युद्ध तो उसके बाद क्या हुआ। हम स्टार्ट करेंगे शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, किसे शीत युद्ध कहते हैं, और खत्म कैसे हुआ, इन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे आज विस्तार से इस क्लास में। आपके सामने एक नक्शा दिखाई दे रहा है, आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है, उसमें आपको दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। बच्चों ये दो बड़ी महाशक्तियां थी जो सामने आ गई थी विश्व के द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ये दो देश बड़ी महाशक्ति बनकर सामने आ गए। बच्चों इनके बीच में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, सत्ता का संघर्ष, एक सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का संघर्ष, और उसी संघर्ष ने बहुत लंबा टाइम खींचा और अनेकों विश्व पर ऐसी परिस्थितियां बना दी कि जब लगने लगा कि पूरे विश्व में शायद तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, और हो सकता है कि नाभिकीय युद्ध हो जाए, क्योंकि इस समय तक नाभिकीय हथियार बन चुके थे और एक अजीब सी परिस्थितियां बन गई थी, एक असमंजस का माहौल बना हुआ था पूरे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर, और वो बना था इन दोनों देशों की इस प्रतिस्पर्धा के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शीत युद्ध क्या है। सबसे पहला पॉइंट है शीत युद्ध क्या है। बच्चों 1947 से लेकर 91 के मध्य ये अवस्था रही थी शीत युद्ध की। सन 1947 से लेकर 1991 के मध्य, देखिए यहां पर थोड़ा सा अनेक जो अंतरराष्ट्रीय स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल स्कॉलर्स जो अलग अलग इसके बारे में विचार देते हैं, थिंकर्स हैं, उनका यहां पर थोड़ा मतभेद है। कोई कहता है कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसी के बाद शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध एक गर्म युद्ध था और ये कैसा था, शीत युद्ध, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ, एक नया युद्ध प्रारंभ हो गया और उसे कहा गया शीत युद्ध। तो कुछ स्कॉलर कहते हैं कि 1945 में इसका आरंभ हो गया था, बिल्कुल उसी समय जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, और कुछ का मानना है कि 1947 के बाद से ये प्रारंभ हो गया था। देखिए यही वो समय है जब भारत आजाद हुआ है। 1947 से प्रारंभ हुआ और 1991 तक के बीच में ही रहा। सबसे ज्यादा जो माना जाता है, वैलिड जो आर्गुमेंट माना जाता है, वो इन्हीं डेट्स को माना जाता है। 1947 से लेकर 91 तक के मध्य, ये इतनी लंबी अवधि तक एक जो अवस्था थी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर, उसे कहा जाता है शीत युद्ध। और ये क्या अवस्था थी बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक राजनीतिक और सैन्य तनाव का माहौल था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और उसके बाद पूरे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर एक राजनीतिक और सैन्य तनाव का माहौल था। और ये तनाव, और ये जो तनाव था, राजनीतिक और सैन्य तनाव, ये मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, इन दो ब्लॉक के अंदर था। एक नीले रंग का ब्लॉक जो आपको दिख रहा है और एक लाल रंग का जो ब्लॉक दिख रहा है। ये कौन से ब्लॉक हैं, देखिए जो नीले रंग का जो हमने ब्लॉक देखा, ये आपको यहां दिख रहा है। नीले रंग में कौन सा देश है, अमेरिका का देश। और लाल रंग में कौन सा देश है, जिसे आज रूस कहते हैं। बच्चों इसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था। और ये जो तनाव था, जो राजनीतिक तनाव था, ये इन दो ब्लॉकों की वजह से था। देखिए पश्चिमी ब्लॉक अर्थात संयुक्त राज्य और अन्य नाटो के सदस्य, हम थोड़ी देर में देखेंगे नाटो क्या है। संयुक्त राज्य और अन्य नाटो के सदस्य को कहा गया पश्चिमी ब्लॉक, और दूसरा था पूर्वी ब्लॉक, जो सोवियत संघ, जो हमने लाल वाला देखा था अभी मैप में, पूर्वी ब्लॉक अर्थात सोवियत संघ और अन्य वार्सा संधि के सदस्य। ये दो ब्लॉक थे बच्चों, पश्चिमी ब्लॉक और पूर्वी ब्लॉक। हमने देखा पश्चिमी ब्लॉक में कौन से लोग हैं, अमेरिका और उसको समर्थक राष्ट्र, और पूर्वी ब्लॉक में कौन है, सोवियत संघ और उसके समर्थक राष्ट्र। इन दोनों के मध्य जो राजनीतिक और तनाव की स्थिति थी, उसे ही क्या कहा गया, शीत युद्ध। मैंने बताया आपको कि शीत का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। शीत शब्द का प्रयोग यहां पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कोई प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं हुई, लेकिन पूरी परिस्थिति बन गई, एक अजीब सा भय व्याप्त था पूरे विश्व में कि कभी भी युद्ध होगा, और जब ये युद्ध होने ही वाला है, हमेशा देखिए परिस्थिति ऐसे बनने लगी, युद्ध होने ही वाला है, हो गया, लेकिन अंततः वो बच जाता था। किसी ना किसी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती थी कि वो युद्ध टल जाता था। और इसीलिए
ये पूरी तरह से एक हॉट वॉर में या फिर कहें कि गर्म युद्ध में परिणत नहीं हो पाया, इसीलिए इसको कोल्ड वॉर या शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। अर्थात ये जो दो ब्लॉक थे, पश्चिमी ब्लॉक और पूर्वी ब्लॉक, ये पूरे लड़ने के एक कगार तक पहुंच जाते थे। बार बार ये सिचुएशन आती रही इस ड्यूरेशन में 1947 से लेकर 91 तक के समय में, लेकिन बार बार ये प्रत्यक्ष रूप से लड़े नहीं और एक माहौल रहा और एक युद्ध जैसी परिस्थिति बनी रही, एक भय का माहौल रहा, इसीलिए इसे शीत युद्ध कहा। इसीलिए इसमें शीत युद्ध का वर्ड का इस्तेमाल किया गया। और देखिए शीत युद्ध की एक और बात इस समय रही, परोक्ष युद्ध यहां पर हुए। कई छोटे छोटे युद्ध हो रहे थे और वहां पर जैसे परोक्ष युद्ध कहलाते हैं बच्चों, प्रॉक्सी वार इसे कहते हैं अंग्रेजी में। और प्रॉक्सी वार का मतलब है जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लड़ाइयां हो रही हैं। मान लीजिए कोरिया से आप भली भांति परिचित हैं। यहाँ पर दो क्षेत्र हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अभी टीवी में भी आप देखते हैं एक छोटा मोटा नाटा आदमी, वो इस उत्तरी कोरिया का शासन संभालता है, वो बार बार धमकियां देता रहता है। इसी कोरिया की बात हो रही बच्चों, उत्तरी कोरिया, और इसका युद्ध जो जनरली चलता है वो दक्षिणी कोरिया से है। तो यहां पर कोरिया में एक युद्ध जैसी स्थिति थी। ये कोरिया में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य विवाद था। लेकिन देखिए इसे परोक्ष युद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि ये लड़ाई तो थी किस की, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की। लेकिन यहां पर जो ये बड़े राष्ट्र थे जो हमने नाम लिए, अमेरिका और सोवियत संघ, ये राष्ट्र भी यहां पर अपनी भूमिका निभाने लग जाते थे। जैसे कि दक्षिणी कोरिया को सपोर्ट करने लग गया अमेरिका और उत्तरी कोरिया को सपोर्ट करने लग गया सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर के शब्द से भी पहचानते हैं। ये सोवियत संघ जो कि हमने कहा पूर्वी ब्लॉक वाला है सोवियत संघ, ये सपोर्ट करने लगा उत्तरी कोरिया को और दक्षिणी कोरिया को सपोर्ट करने लगा अमेरिका। इसका मतलब क्या हुआ कि ये युद्ध तो हो रहा था कोरिया में, लेकिन ये जो बड़ी महाशक्तियां थी ये भी किसी ना किसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो गई और इसीलिए इनको कहा गया परोक्ष युद्ध या प्रॉक्सी वॉर। और ऐसे कई जगह उदाहरण देखने को मिले, कोरिया में हुआ, वियतनाम में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, जहां लड़ाई लोकल हो रही थी, लेकिन देखा गया कि शीत युद्ध यहां तक पहुंच गया क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां किसी ना किसी एक पक्ष को सपोर्ट करने लगी थी। और बच्चों ये सब हो रहा था शीत युद्ध के इस दौर में, और एक्चुअल में ये जो हो रहा था ये पूरी की पूरी थी विचारधारा की लड़ाई। अर्थात जो दो ब्लॉक हमने बताए, एक पश्चिमी ब्लॉक, ये वाला पश्चिमी ब्लॉक अमेरिका समर्थित, और दूसरा जो हमने बताया पूर्वी ब्लॉक जो कि सोवियत संघ का समर्थक था। अर्थात यहां पर था अमेरिका और यहां पर जो समर्थन मिल रहा था वो मिल रहा था सोवियत संघ का। ये वाला ब्लॉक पश्चिमी ब्लॉक, ये ब्लू वाला आपने जो नक्शे में देखा वो, ये वाला हो गया पश्चिमी ब्लॉक, और ये वाला लाल वाला हो गया आपका पूर्वी ब्लॉक, ये वाला हो गया सोवियत संघ वाला, और ये पश्चिमी ब्लॉक हो गया आपका अमेरिका समर्थित। यहां पर जो विचारधारा का प्रभाव था वो था पूंजीवादी विचारधारा, और यहां पर जो विचारधारा का प्रभाव था वो था साम्यवादी विचारधारा। बच्चों साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा की ये लड़ाई थी। अर्थात दोनों ही, पश्चिमी ब्लॉक पूंजीवाद का और पूर्वी ब्लॉक साम्यवाद का प्रसार करने की कोशिश कर रहा था। अर्थात ये लड़ाई, शीत युद्ध के समय की जो ये लड़ाई है, ये इन दो विचारधाराओं की लड़ाई है, और इसी विचारधारा की लड़ाई को हमने कहा शीत युद्ध। हमने देखा कि कैसे राजनीतिक और सैन्य तनाव बनेगा इस समय में, और ये पूरे समय के दौरान रहा 1947 से 91 तक के मध्य। बच्चों पूंजीवाद का मतलब क्या होता है और साम्यवाद का मतलब क्या होता है? जब हमारे पुराने लेक्चर चल रहे थे कई बच्चों को डाउट आ रहा था कि पूंजीवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है। आज वो सही दिन आ गया बच्चों, शीत युद्ध का समय है, कोल्ड वॉर हमारा चैप्टर है, और ये कोल्ड वॉर इन्हीं दो विचारधाराओं के बीच हो रहा है। इसलिए आज हम इन्हें समझ लेते हैं कि पूंजीवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। देखिए पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर निजी क्षेत्र को उत्पादन के अधिकार प्राप्त होते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसे और साम्यवाद, यहां पर क्या हो रहा है, निजी क्षेत्र को उत्पादन की स्वतंत्रता मिल रही है, और साम्यवाद में क्या होता है, सरकारी तंत्र की भूमिका रहती है उत्पादन में। अब आपको मैं इसे बहुत आसान उदाहरण के साथ समझा देता हूं। देखिए भारत में आप मोबाइल कंपनी को लीजिए, जो दूरसंचार कंपनी है उसको लीजिए। एक आपके सामने बीएसएनएल है, बीएसएनएल रहे पूरे भारत में,
अर्थात दूरसंचार में सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल कंपनी काम करे तो ये कैसी कंपनी है? सरकारी कंपनी। अगर निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, रिलायंस की, एयरटेल की, अगर इन्हें काम करने का मौका नहीं मिले तो ये क्या एक तंत्र कैसा कहलाएगा? साम्यवादी तंत्र, क्योंकि सरकारी कंपनियां ही यहां पर सारे अर्थव्यवस्था को संभाल रही हैं। ऐसा तंत्र अगर है अर्थव्यवस्था का तो उसे कहा जाएगा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। बच्चों, ये एक तानाशाही शासन को निरूपित करता है, अर्थात एक तानाशाही की भूमिका निभाता है। सारी शक्तियां केंद्र सरकार ग्रहण कर लेती है और जनता के पास इतने अधिकार नहीं रह जाते हैं। पूरी शक्ति एक सरकार के अंदर रह गई, राज्य के अंदर पूरी शक्ति आ गई। लेकिन पूंजीवाद देखिए, यहां पर अभी भारत के दृष्टिकोण से देखिए, वर्तमान में रिलायंस चल रहा है। रिलायंस कैसी है? निजी कंपनी। दूसरा आप देखिए एयरटेल चल रहा है। एयरटेल कैसी है? निजी कंपनी। दोनों ही अपना मुनाफा कमा रही हैं और भली भांति फल फूल रही हैं। एक तीसरी नई कंपनी भी खुलना चाहती है तो वो स्वतंत्रता पूर्वक खुल सकती है और वो भी मुनाफा अपने आप रख सकती है। ये क्या हो रहा है? निजी क्षेत्र की भूमिका समझी जा रही है अर्थव्यवस्था में। यहां पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी कंपनी खोल सकता है, कोई भी बिजनेस चला सकता है, काम धंधे चला सकता है। और ये एक व्यवस्था है जहां पर निजी क्षेत्र को महत्व मिलता है। वो एक क्षेत्र हुआ पूंजीवाद का क्षेत्र। बच्चों, अधिकांश जहां पर लोकतंत्र रहता है वहां पर पूंजीवाद अच्छे से फलता फूलता है। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में भी फल सकता है, लेकिन सबसे सही तरह से ये लोकतंत्र वाले देश में फलता फूलता है। तो ये एक उदारवादी प्रकृति है जहां पर कोई रोक टोक नहीं है व्यापार करने की। दूसरे देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, खुद अपने देश के अंदर आराम से व्यापार खोल सकते हैं। और आपको अंदाजा लग गया होगा, अब एक डाउट जो आपको आ रहा होगा कि भारत में तो बीएसएनएल भी चल रही है और जियो भी चल रही है, एयरटेल भी चल रही है, अर्थात निजी और सरकारी दोनों चल रही हैं। अर्थात जब बच्चों ऐसा होता है तो उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ पर एक अच्छा मॉडल अपनाया हुआ है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल कहा जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं पूंजीवाद और साम्यवाद की। हमारे यहाँ दोनों का सम्मिलित रूप चल रहा है और कोई परेशानी नहीं आती है। चलिए, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पूंजीवाद क्या था, निजी क्षेत्र की भूमिका यहाँ पर अधिक है। साम्यवाद क्या है? सरकारी भूमिका यहाँ पर अधिक है, राज्य की भूमिका अधिक है। ये है पूंजीवाद और साम्यवाद की दो विचारधाराएं जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाई। हालांकि बहुत कुछ है, अगर पूंजीवाद साम्यवाद के बारे में बात की जाए तो शायद 7 लेक्चर भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा पूंजीवाद और साम्यवाद का। तो ये बच्चों विचारधारा थी, पूंजीवाद की विचारधारा थी अमेरिका वाली, जिसे पश्चिमी ब्लॉक बोला गया। साम्यवाद की विचारधारा थी पूर्वी ब्लॉक की, जिसे सोवियत संघ वाला ब्लॉक था वो। और इन दोनों के अंदर जो विचारात्मक संघर्ष चल रहा था, और उसी विचारात्मक संघर्ष के कारण पूरे विश्व में राजनीतिक और सैन्य तनाव का माहौल देखा गया। ये है शीत युद्ध, जिसे हमने समझा। और अब बात करते हैं शीत युद्ध की विशेषताएं क्या हैं। शीत युद्ध की विशेषताओं की जब चर्चा हो रही है तो आपको समझना है क्या क्या विशेषताएं शीत युद्ध की। सबसे पहला हमने बताया विचारधारा का द्वंद्व। सबसे पहली विशेषता है शीत युद्ध की विचारधारा का द्वंद्व। और हमने देखा कौन कौन सी विचारधाराओं का द्वंद्व है ये, पूंजीवाद का और साम्यवाद का। इन दोनों विचारधाराओं के बारे में हम समझ चुके हैं। फिर देखिए लोकतंत्र, पूंजीवाद के साथ साथ क्या है? लोकतंत्र। उपभोक्तावाद, अर्थात उपभोक्तावाद एक ऐसी संस्कृति है जहां पर देश के अंदर खपत बढ़ाई जाती है। अर्थात देखिए स्वतंत्र बाजार है, हमने बताया था निजी क्षेत्र की भूमिका है। निजी क्षेत्र कहां पर व्यापार करेगा? जहां पर जनसंख्या अधिक होगी। अर्थात निजी क्षेत्र स्वतंत्र है इस कंज्यूमर ओरिएंटेड एक अर्थव्यवस्था में अपना व्यापार चलाने के लिए। अपना माल वो बनाएगा, फैक्ट्री में उत्पादन करेगा और उसे वहां के बाजारों में उसका उपभोग कराएगा। वहां के जो उपभोक्ता हैं वो उसे खरीदेंगे और इस प्रकार एक स्वतंत्र वातावरण बनता रहेगा अर्थव्यवस्था के अंदर। लेकिन साम्यवाद में बच्चों सरकार ही जरूरतें पूरी करती है और सरकार ही सारे उत्पादन के तंत्र अपने हाथ में ले लेती है और सरकार के पास जो मुनाफा आता है उसी मुनाफे से उस देश की जनता का भला होता है, उसी मुनाफे को वो देश की जनता में बांटती है। देखिए ये है साम्यवाद। और इसी का एक लिबरल वर्जन है समाजवाद, जो इसका उदारीकृत वर्जन कह सकते हैं आप, जो भारत ने भी फॉलो किया। और ये इसी में मैंने आपको बताया था जहां पर साम्यवाद होगा वहां ज्यादा चांसेज है कि तानाशाही शासन आपको देखने को मिलेगा। अर्थात यहां पर लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, अर्थात जनता क्या चाह रही है उससे मतलब नहीं है। एक ताकतवर नेता होना चाहिए जो पूरे देश को खींचकर लेकर चले जाए, ऐसी इनकी विचारधारा है। अर्थात ये जो शीत युद्ध है इसका जो पहली जो विशेषता है वो है विचारधारा का द्वंद्व। और उस
विचारधारा में दो तरह की विचारधारा प्रमुख है, पूंजीवाद की विचारधारा और साम्यवाद की विचारधारा। और इनकी विशेषता हमने देखी, पूंजीवाद के साथ लोकतंत्र है, जबकि साम्यवाद के साथ तानाशाही शासन है। तो ये था बच्चों पहला एक विचारधारा का द्वंद्व। दूसरी जो इस समय एक विशेषता देखी जा सकती है शीत युद्ध की, वो थी गुटबंदी। बच्चों यहां पर गुटबंदी होने लगी। देखिए हमने बताया एक था पश्चिमी ब्लॉक, और पश्चिमी ब्लॉक का लीडर हमने बताया अमेरिका। लेकिन इस अमेरिका ने क्या कोशिश की, दूसरे देशों को अपने गुट में मिलाने की कोशिश की। अनेकों राष्ट्रों को यहां पर मिलाया गया इस पश्चिमी ब्लॉक में। इसी तरह से पूर्वी ब्लॉक में कौन था, मेन जो लीडर था, सोवियत संघ था। और इस सोवियत संघ ने भी अपने साथ अनेकों राष्ट्रों को मिलाने की कोशिश की, अपना भी गुट बनाने की कोशिश की। अर्थात क्या हो रहा है, गुटबंदी हो रही है दोनों साइड से। ये वाले अपना गुट बड़ा करना चाह रहे हैं और पूर्वी ब्लॉक वाले भी अपना गुट बड़ा करना चाह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने की होड़ बन रही है, और इसे क्या कहा गया, गुटबंदी। देखिए अमेरिका ने जो हमने नाटो नाम लिया था, नाटो जो यहां पर हमने बताया था कि पश्चिमी ब्लॉक में नाटो के सदस्य थे। ये नाटो कौन सा हुआ बच्चों, ये नाटो एक अटलांटिक महासागर के दोनों ओर जो राष्ट्र हैं, जो विकसित और राष्ट्र हैं, जो लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, जो पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं, वो अटलांटिक महासागर के दोनों ओर, एक तरफ अमेरिका वाले और एक तरफ यूरोप वाले ये राष्ट्र हैं। और इन राष्ट्रों ने मिलकर एक संगठन बनाया और उसे ही कहा गया नाटो का संगठन। और ये किस में शामिल हो गए, पश्चिमी ब्लॉक में शामिल हो गए। अर्थात इस पश्चिमी ब्लॉक में जो गुटबंदी हुई वो नाटो था, और भी अनेक राष्ट्रों को जो इनकी विचारधारा से सहमति रखते थे उन्हें जोड़ने की यहां पर कोशिश होती रही। इसी प्रकार पूर्वी ब्लॉक में अगर देखेंगे तो इन्होंने वार्सा पैक्ट हस्ताक्षरित किया, एक वार्सा करके जो हमने अभी शब्द बताया था आपको, पूर्वी ब्लॉक में वार्सा संधि। ये देखिए ये वाला जो हमने बताया था वार्सा संधि। और इस तरह से इसने अपनी साम्यवादी विचारधारा जहां जहां पर व्याप्त हो सकती थी, जैसे कि मध्य एशिया का क्षेत्र, जैसे कि पूर्वी यूरोप का क्षेत्र, और उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र, ये सारी वो जगह थी दोस्तों जहां पर साम्यवाद का प्रसार होने लगा था, गुट बनने लगे थे, एक बड़ा गुट बनकर सामने आ रहा था सोवियत संघ का ये साम्यवादी गुट। तो इस प्रकार ये गुटबंदी इसकी दूसरी विशेषता थी। तीसरी बात थी बच्चों राजनीतिक संदेह और जासूसी। अर्थात भरोसा नहीं था कि हो सकता है कोई देश डबल गेम खेल रहा हो सकता है कि किसी देश में कोई चालें चली जा रही हो सकता है साम्यवाद के खिलाफ कोई अलग अलग कोई प्लानिंग चल रही हो सकता है पूंजीवाद के खिलाफ कोई प्लानिंग चल रही हो। इस प्रकार एक संदेह भरा माहौल था और किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। इधर अमेरिका को लगता था सोवियत संघ कुछ प्लानिंग कर रहा है, अटैक करने की प्लानिंग कर रहा हो सकता है, और दूसरी तरफ सोवियत संघ को लग रहा है अमेरिका चालें खेल रहा है। तो इस एक प्रकार का एक दूसरे के ऊपर संदेह वाला वातावरण था, जासूसी रखी जा रही थी। आपने जितनी भी कहानियां सुनी है जासूसी वाली, जो भी आपके मूवीज बनी है जासूसी की, नोवेल चली थी, उपन्यास चलने लगे जासूसी के बच्चों, इस समय ये वो समय था जब जासूसी अपने चरम पर थी। और इसी समय के ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं उपन्यास वगैरह। और ये एक चरम था जासूसी का, जहां पर एक देश दूसरे देश में अपने जासूस छोड़ता था उस देश की गतिविधियों को जानने के लिए, और एक इस प्रकार का राजनीतिक संदेह और जासूसी भरा माहौल था। और ये शीत युद्ध की तीसरी बड़ी विशेषता थी। चौथी विशेषता थी हथियारों की इस जगह होड़ होने लगी, क्योंकि देखिए दोनों ही ग्रुप क्या कर रहे हैं, ताकतवर बनना चाह रहे हैं, अपने आप को महाशक्ति के रूप में दिखाना चाह रहे हैं। और उस महाशक्ति की होड़ में क्या हो रहा है, हथियार एक ऐसी चीज है जो आपको ताकत जैसा एहसास करा रही है। और इसीलिए दोनों ही अमेरिका में और सोवियत संघ में हथियारों की बड़े पैमाने पर उत्पादन होना चालू हुआ, तकनीकी उन्नयन होना चालू हुआ, एक बढ़िया से बढ़िया हथियार यहां पर बनाने की कोशिश होने लगी। हथियारों का एक बड़ा बड़ा क्या मतलब अधिक मात्रा में हथियार उत्पादन करने की कोशिश हो गई। और हुआ कि अमेरिका को लगा कि मुझे सोवियत संघ से ज्यादा हथियार बनाने, और सोवियत संघ को लगा कि मुझे अमेरिका से ज्यादा हथियार बनाने। इस प्रकार हथियारों की होड़ चालू हो गई, जिसने पूरे विश्व को और ज्यादा भयभीत अवस्था में ला दिया था। इन हथियारों का इस्तेमाल पूरे विश्व को तबाह कर सकता था। और उससे भी बड़ी त्रासदी परमाणु युद्ध की आशंका, क्योंकि इन हथियारों में परमाणु हथियार भी थे बच्चों, और परमाणु हथियारों का भी उत्पादन बड़े तेजी से हो रहा था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था जो ज्यादा परमाणु बम रखेगा, जो ज्यादा परमाणु हथियार बनाएगा, वो इस युद्ध में जीत जाएगा। और इसी एक काल्पनिक अवस्था में, एक काल्पनिक जीत की खुशी में हथियारों की होड़ बनते चली गई, और एक भयग्रस्त माहौल बन गया। पूरी विश्व में
त्राही त्राही का वातावरण था और एक कभी भी एक भयानक युद्ध छोड़ने की संभावना यहाँ पर बलवती होती जा रही थी। और ये थी शीत युद्ध की सबसे प्रमुख विशेषताएं जिनकी हमने चर्चा की। इसके बाद हम बात करते हैं शीत युद्ध के प्रारंभ होने के क्या कारण थे। देखिए, शीत युद्ध प्रारंभ होने के कारण सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो हमने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद ही महाशक्ति बनने की होड़ होने लगी और यह सबसे बड़ा कारण था इस शीत युद्ध के प्रारंभ होने का। देखिए, महाशक्ति बनने की होड़ कैसे प्रारंभ हुई। हमको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था 1939 से लेकर 1945 के मध्य और उसमें दो संगठन थे, दो ग्रुप थे, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवी राष्ट्र। या विश्व इतिहास में पढ़ लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, 1939 से लेकर 1945 के मध्य विश्व युद्ध लड़ा गया था, दूसरा विश्व युद्ध जिसे इस अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। और ये युद्ध लड़ा गया था इन दो ग्रुपों के बीच, एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे और ध्रुवी राष्ट्रों में थे जर्मनी, जापान और इटली। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ध्रुवी राष्ट्रों की पराजय हुई थी और मित्र राष्ट्र जीत गए थे बच्चों, मित्र राष्ट्र जीत गए थे और ध्रुवी राष्ट्र पराजित हो गए थे। मित्र राष्ट्रों की विजय में जो आखिरी जो एक पड़ाव आया था वो पड़ाव था अमेरिका ने। आपने सुना होगा, अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए थे, 2 बम, परमाणु बम गिराए थे और उसी के साथ पूरे विश्व युद्ध की समाप्ति होने लगी और उसे कहा जाने लगा कि अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर सामने आ रहा है। देखिए, इस द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति हो रही थी तो मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई, अर्थात जो महाशक्ति का सपना देख सकता है वो सिर्फ मित्र राष्ट्र देख सकते हैं। ध्रुवी राष्ट्र इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो महाशक्ति बनने की होड़ लगेगी उनमें से ये 4 राष्ट्रों के बीच में ही हो सकती है। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्र बन चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक वो था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। इसका मतलब हुआ कि इन दो राष्ट्रों के मध्य महाशक्ति बनने की होड़ प्रारंभ हो गई है। देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस इस समय तक इतनी बड़ी शक्ति नहीं रह गए थे, इनकी आर्थिक क्षमताएं सामने आने लगी थी और अमेरिका और सोवियत संघ इस समय तक बड़ी शक्ति बन गए थे। और इस मित्र राष्ट्रों में से ही दो राष्ट्र, मित्र राष्ट्र अर्थात इन दोनों ने मिलकर युद्ध लड़ा था ध्रुवी राष्ट्रों के खिलाफ। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्हीं में से एक चिंगारी फूटने लगी, जीतने के बाद और बड़ी जीत हासिल करने की एक इच्छा व्याप्त होने लगी और इन दोनों के मध्य महाशक्ति बनने की होड़ प्रारंभ हुई और उसी से जन्म हुआ इस शीत युद्ध का। यह पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं शीत युद्ध के समय की महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां। बच्चों, ये पूरा की पूरा शीत युद्ध का समय, देखिए यहां पर क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, हर स्टेप पर हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। 1945 से हमने कहा कि माना जाता है कि ये चालू हो गया था। हालांकि हमने ये भी बताया कि यहां पर द्वंद्व रहता है कि 47 से माने कि 45 से माने, लेकिन मोटे तौर पर 47 को लेकर सहमति है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 47 से लेकर 48 के बीच में क्या हुआ और उसके बाद 48 के बाद में क्या होगा। एक एक कर हम पूरे शीत युद्ध के समय की घटनाओं को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, जिससे पूरा शीत युद्ध का वातावरण हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। देखिए, 1945 से 48 के मध्य क्या हुआ। सबसे पहला हुआ लोहे का पर्दा, जिसे कहा जाता है आयरन कर्टेन। ये पूरा यूरोप का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरे यूरोप के नक्शे को, इन यूरोपीय राष्ट्रों को 2 भागों में बांट दिया गया, अर्थात आपको दिख रहा है एक तरफ नीले रंग के और दूसरी तरफ लाल रंग के, ये 2 हिस्सों में इस पूरे यूरोप को बांट दिया गया। एक प्रकार से कर्टेन मतलब पर्दा और वो भी कैसा, लोहे का। यहां से यहां ये जो एक तरह का पर्दा, एक लोहे की दीवार एक तरह से खींच दी गई और इसके इस तरफ रहे वो पश्चिमी गुट के राष्ट्र जो पूंजीवाद का समर्थन करते थे और इसके पूर्वी ओर थे वो वाले राष्ट्र जो सोवियत संघ वाली साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते थे, पूर्वी ब्लॉक वाले राष्ट्र। इस प्रकार पूरे यूरोप को 2 भागों में बांट दिया गया और इसे कहा गया लोहे का पर्दा, आयरन कर्टेन। उसके अलावा देखिए, इस समय में अमेरिका की सोवियत संघ के विरुद्ध क्या नीतियां थी। सबसे पहली नीति थी अवरोध की नीति, अर्थात जहां जहां तक साम्यवाद का प्रसार हो गया है उसे वहीं पर रोक दिया जाए, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। जहां तक साम्यवाद का प्रसार हो गया है वहीं पर उसे रोक दो। जैसे कि अगर यहां पर इस यूरोप में आपको दिख रहा है ये लाल वाला यहां तक आ गया है तो इसे यहीं रोकिए, अब इससे आगे मत बढ़ने दो। और ये थी अवरोध की नीति या कंटेनमेंट की नीति, जो अमेरिका की नीति थी सोवियत संघ के विरुद्ध। दूसरी नीति थी मार्शल योजना, अर्थात जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाही मची, उस तबाही से जितने राष्ट्रों को नुकसान हुआ उन राष्ट्रों को अब आर्थिक मदद दे अमेरिका, आर्थिक मदद दे पूंजीवाद और उन्हें अपने गुट में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करे। जैसे कि एक उदाहरण
उदाहरण आप देखिए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तबाह हुआ था। जापान द्वितीय विश्व युद्ध का तबाह हुआ था और उसने त्रासदी देखी थी हिरोशिमा और नागासाकी की। बच्चों ये मार्शल योजना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान के ऊपर अमेरिका ने बम गिराए, अर्थात एक तरह से दोनों के मध्य दुश्मनी हो जानी चाहिए थी और जापान की हार हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान अमेरिका समर्थित ग्रुप में शामिल हो गया। बच्चों मार्शल योजना का प्रभाव था। मार्शल योजना ने जापान को बड़े पैमाने पर ऋण दिया, जापान के उत्थान के लिए, विकास के लिए, जापान को पूंजीवादी राष्ट्र बना दिया और इनके साथ में शामिल कर लिया पश्चिमी ग्रुप में। और यही थी मार्शल योजना, अर्थात जो देश द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी जिन्होंने झेली है, तबाही जिन्होंने झेली है, उनकी आर्थिक मदद की जाए और उन्हें अपने ग्रुप में शामिल किया जाए। फिर था बच्चों ट्रूमन का सिद्धांत, अर्थात तो ऐसे देशों को सहारा देना, ऐसे देशों को सहारा देना जो साम्यवाद के खिलाफ हो, उन देशों को सहारा देना। देखिए दक्षिण कोरिया इसमें एक उदाहरण था। दक्षिण कोरिया को अमेरिका ने सहारा दिया, सपोर्ट दिया, क्योंकि वो साम्यवाद के खिलाफ था और ऐसे राष्ट्रों को सहारा देने से इन राष्ट्रों को पूंजीवाद की ओर खींचा जा सकता था और यही था ट्रूमन का सिद्धांत। इसके बाद देखिए और भी डेवलपमेंट 1945 से 48 के समय काल में हुए थे। एक था बर्लिन की घेराबंदी। बर्लिन देखिए, बर्लिन जर्मनी का एक शहर है, सिटी है, इंपोर्टेंट, वहां की राजधानी है। और अगर मैं देखें बात बताऊं आपको मैं, तो ये जो बर्लिन शहर, बर्लिन ये जर्मनी देश है और जर्मनी देश दो भागों में, यहां पर देखिए ये आपको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं इस पिक्चर में। ये ब्लू वाला जो हिस्सा है ये यूरोप का वो क्षेत्र है जहां पर पूंजीवाद था और जो रेड वाला जो क्षेत्र है वो साम्यवाद का क्षेत्र है। देखिए अब मैं जर्मनी की बात बता रहा हूं। जर्मनी में देखिए, जर्मनी में दो भागों में बट गया था जर्मनी। एक पश्चिमी जर्मनी था जो कि जो कि पूंजीवाद के प्रभाव क्षेत्र में बांट दिया गया था, पूंजीवाद के प्रभाव क्षेत्र में। और ये जो पूर्वी जर्मनी था दूसरी तरफ, इस पूर्वी जर्मनी को सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव में बांट लिया गया था। अर्थात जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद थे, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चालू कराने में किसकी भूमिका रही थी? हिटलर की भूमिका रही थी। और हिटलर ने क्या किया था? पूरे जर्मनी का फिर से उद्धार किया था द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और पूरे जर्मनी को एक बड़े राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया था, मजबूत राष्ट्र के रूप में, और बदला लेना चाहता था वो पहले विश्व युद्ध में मिली हार का। और देखिए दूसरा विश्व युद्ध इसीलिए हुआ, जर्मनी फिर से, पहला विश्व युद्ध भी जर्मनी के कारण, दूसरा विश्व युद्ध भी जर्मनी के कारण। तो द्वितीय विश्व युद्ध का इन्होंने समझ लिया था इन मित्र राष्ट्रों ने कि जर्मनी को बांट लेना है, तोड़ देना है, जिससे वो फिर से खड़ा ना हो सके। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस प्रकार से जर्मनी को तोड़ दिया गया था। पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी पूंजीवाद के प्रभाव में आ गया था और पूर्वी जर्मनी साम्यवाद के प्रभाव में आ गया था। देखिए बर्लिन की घेराबंदी, यहां पर है बर्लिन, ये बर्लिन जो कि पूर्वी जर्मनी में पड़ रहा है, होने को ये पूरी जर्मनी की राजधानी है, लेकिन कहां पर अवस्थित है? पूर्वी जर्मनी में। और इसकी घेराबंदी कर दी गई किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा, क्योंकि पूर्वी जर्मनी में किसका प्रभाव है? साम्यवाद का। इस बर्लिन शहर में घेराबंदी कर दी गई किसके द्वारा? साम्यवाद के द्वारा। अब देखिए बड़ी समस्या बन गई थी और मैंने आपको बताया कि अमेरिका सोवियत संघ को रोकने की कोशिश कर रहा है और सोवियत संघ अमेरिका को रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये बर्लिन की घेराबंदी जो हुई सोवियत संघ के द्वारा हुई और इसे पूरा घेर लिया गया। हालांकि बाद में अमेरिका ने यहां पर देखिए बर्लिन की घेराबंदी हो जाएगी और यहां पर क्या होगा? पूर्वी बर्लिन भी दो भागों में बटा हुआ है। पूर्वी बर्लिन साम्यवाद का हो गया और पश्चिमी बर्लिन किसकी राजधानी है? पश्चिमी जर्मनी की। तो पश्चिमी जर्मनी अब यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, पश्चिमी बर्लिन तक। तो यहाँ के लोगों को सप्लाई, सामान की सप्लाई, खाने की सप्लाई नहीं हो पा रही है और क्योंकि इन्होंने घेराबंदी कर दी है पूरे बर्लिन शहर की, जिसमें पश्चिमी बर्लिन भी शामिल है। तो ऐसे में लेकिन हालांकि बाद में अमेरिका ने यहाँ पर हवाई जहाज के माध्यम से खाने के पैकेट गिराए और इस समस्या को सुलझा लिया। लेकिन बर्लिन की घेराबंदी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ शीत युद्ध के समय। एक अजीब सी स्थिति, क्योंकि पश्चिमी बर्लिन जो पश्चिमी जर्मनी की एक तरह से राजधानी के रूप में कार्य कर रहा था, वो आ रहा था पूर्वी जर्मनी के क्षेत्र में और पूर्वी जर्मनी में साम्यवाद का प्रभाव था। और यहाँ पर सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की पूरे बर्लिन की घेराबंदी कर दी गई और ये एक घटना थी इस समय की शीत युद्ध की। उसके बाद में देखिए 1949 में फिर एक नए डेवलपमेंट हुए, नाटो का गठन हो गया। जिस नाटो की मैंने बात कही, ये देखिए पहले मैप में आपको दिख रहा है, ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है ये वाला, और इसके इधर की तरफ दोनों साइड में जो आपको ब्लू कलर के शेडेड में कलर में दिख रहे हैं आपको देश, ये है वो नाटो के सदस्य देश। और इन्होंने एक मिलिट्री संगठन बना लिया और कहा कि
अगर इनमें से किसी भी एक देश पर सोवियत संघ या साम्यवाद का अटैक होता है, तो वो ये सारे के सारे देश मिलकर ऐसे सोचेंगे कि सभी पर अटैक हो गया और सब मिलकर एक साथ उस साम्यवाद के खिलाफ लड़ेंगे। और इस प्रकार का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री संगठन इन्होंने बना लिया 1949 में। नाटो अर्थात अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के राष्ट्र इसमें, जो कि पूंजीवाद के समर्थक राष्ट्र हैं, वो इसमें शामिल किए गए। इसी समय देखिए 1949 में एक और डेवलपमेंट हुआ। चीन में एक बड़ी क्रांति हुई थी, सिविल वॉर हुआ था। और सिविल वॉर के बाद में अर्थात सिविल विद्रोह हो गया था और माओ के नेतृत्व में सिविल विद्रोह हुआ था। और चीन एकाएक 1949 में पूंजीवाद से बदलकर एक साम्यवादी राष्ट्र में परिणत हो गया। और चीन, अब आपको मैप ध्यान होगा वर्ल्ड का, कितना बड़ा राष्ट्र है, इतने बड़े क्षेत्र में साम्यवादी क्रांति आ गई और पूरा की पूरा देश साम्यवादी देश बन गया 1949 में। और वो भी शीत युद्ध के समय, जब सोवियत संघ इस साम्यवाद की धारा का प्रसार करना चाहता था, इस विचारधारा का प्रसार करना चाहता था। और चीन जैसा बड़ा राष्ट्र, इस मैप में आप देख सकते हैं ये वाला पूरा की पूरा क्षेत्र है चीन का, और इस पूरे क्षेत्र में साम्यवाद का प्रसार हो गया है। देखिए सोवियत संघ, ये वाला पूरा की पूरा क्षेत्र ये साम्यवाद के प्रभाव में है ही है, ये वाला पूरा क्षेत्र साम्यवाद में आ गया। और ये मध्य एशियाई राष्ट्र भी साम्यवाद के प्रभाव में, ये भी पूरा इतना बड़ा क्षेत्र साम्यवाद के प्रभाव में आ चुका था। यहाँ तक ये जापान है बच्चों, ये जापान पूंजीवाद के प्रभाव में था और ये पूरा की पूरा क्षेत्र साम्यवाद के प्रभाव में आ गया है। और इसलिए एक बड़ा डेवलपमेंट, साम्यवाद का प्रसार होने लगा। क्या कहेंगे इसे? साम्यवाद का प्रसार। देखिए दक्षिण की तरफ साम्यवाद का प्रसार हो रहा है और इसी साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए डोमिनो का सिद्धांत आया। डोमिनो का सिद्धांत कहता है कि धीरे धीरे साम्यवाद बढ़ रहा है और एक एक करके अपने दूसरे देशों को अपनी चपेट में लिए जा रहा है, इसे रोकना होगा। देखिए ये आपको दूसरा नक्शा दिख रहा है, डोमिनो प्रभाव क्या कह रहा है। देखिए पहले साम्यवाद चला सोवियत संघ से और बढ़ता जा रहा है, वो कोरिया में गया, वियतनाम में जा रहा है, ये सारे राष्ट्रों में फैलता जाएगा। कोरिया में, वियतनाम में, उसके बाद कंबोडिया में, लाओस में, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और अंत में भारत में भी साम्यवाद का प्रसार हो जाएगा। अर्थात एक के बाद एक राष्ट्र साम्यवाद की इस विचारधारा से प्रभावित होते जाएंगे और सारा पूरा क्षेत्र ही साम्यवाद में परिणत हो जाएगा। और डोमिनो का सिद्धांत यही कहता है, एक के बाद एक। आप देख सकते हैं जैसे कि किताब आपके सामने खड़ी है और किताबों को अलग अलग नाम दिया हुआ है, और अगर आप एक किताब पे ऐसे टच करेंगे तो सारी किताबें एक एक करके गिरने लगेंगी। और ये इसी को कहा डोमिनो प्रभाव, एक एक करके होता जाएगा ऐसा। और इसी को रोकने के लिए सिद्धांत आया, क्योंकि देखा जाने लगा कि चीन तक साम्यवाद पहुंच गया है, दक्षिण उत्तरी कोरिया में साम्यवाद पहुंच गया, वियतनाम में साम्यवाद पहुंचने लगा है। और इससे एक संकट आने लगा कि भारत जैसा बड़ा राष्ट्र भी साम्यवाद के प्रभाव में आ सकता है, क्योंकि कुछ राजनेता साम्यवाद से पहले से ही प्रभावित होने लग गए थे और इसीलिए अमेरिका को भय था कि साम्यवाद का प्रसार ना हो जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि चीन का उदय हो गया एक साम्यवादी देश के रूप में और डोमिनियो थ्योरी आई और वो कह रही थी कि साम्यवाद का प्रसार होते जा रहा है इस क्षेत्र में। उसके बाद में देखिए 50 से 53 के मध्य कोरिया युद्ध हुआ और यहां पर भारत की भी भूमिका रही। देखिए ये कोरिया का इस समय एक ये वाला क्षेत्र कोरिया का, जो कि आपको पता है यहाँ पर पूर्वी एशिया के अंदर आता है, जापान के पास में और रूस और चीन के पास में। ये देखिए चीन और ये उत्तरी कोरिया लाल वाला और ये दक्षिणी कोरिया नीचे वाला। मैंने आपको बताया था दक्षिणी कोरिया में पूंजीवाद का प्रभाव होने लगा और उत्तरी कोरिया में साम्यवाद का प्रभाव होने लगा। ये चीन है, ये भी साम्यवादी देश है और जब यहां से साम्यवाद चलेगा और यहां से पूंजीवाद चलेगा तो दोनों में क्लैशेस होंगे। और देखिए दोनों पूरा एक पहले कोरिया क्षेत्र हुआ करता था, बाद में से इसी विचारधारा के आधार पर दो भागों में बांट दिया था 50 से 53 में। भारत ने यह कोशिश की थी दोनों के बीच मध्यस्थता कराने की और भारत ने उस शक्ति को पहचानने की कोशिश की जो यहां पर गलत कर रहा था और इसी दृष्टिकोण से भारत की इस युद्ध में भूमिका रही थी। पहले भारत ने यहां पर साम्यवाद को भी लताड़ा था और भारत ने यहां पर पूंजीवाद को भी लताड़ा था। भारत का कहना था कि इसे शांत क्षेत्र बनने दीजिए, यहां पर एक गलत युद्ध हो रहा है, एक छद्म युद्ध हो रहा है, एक प्रॉक्सी वार हो रहा है और ये एक नुकसानदायक स्थिति है इस क्षेत्र के लिए। भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी बच्चों यहां पर, क्योंकि भारत ने इन दोनों के अंदर सुलह कराने में मध्यस्थता की थी और मध्यस्थता का जो कमीशन बना था, जो आयोग बना था, मध्यस्थता आयोग दोनों के बीच में, उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। इसलिए एक बड़ी भूमिका का निर्वाह किया गया था भारत के द्वारा इस कोरिया युद्ध के समाधान में। इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब अभी फिर से अभी 2000 जून के अंदर ही, जून 2020 में ही जब एक फिर से देखने को मिल रहा है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य विवाद फिर से आने लगा है, क्योंकि उत्तरी कोरिया के द्वारा कुछ अभी यहाँ पर
क्राइसिस लाई गई है, तो इस समय भी भारत की भूमिका को पहचानने की आवश्यकता है विश्व को। और पहले भी 1950 से 53 के मध्य भी भारत यहां पर काम कर चुका है, मध्यस्थता करने की कोशिश कर चुका है, और अभी फिर से, क्योंकि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों ही भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अभी बात कर रहे हैं शीत युद्ध की। 1950 से 53 में एक और संकट आया, कोरिया युद्ध, और यहां पर भी एक छद्म युद्ध की स्थिति बनी, जिसमें दोनों शीत युद्ध की बड़ी शक्तियां सामने आ गई और कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हुए। बाद में विभाजन करना पड़ गया इस रेखा के माध्यम से, 38 डिग्री जिसे उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, उसके माध्यम से दोनों देशों का विभाजन करना पड़ा। और यह स्थिति थी 1950 से 53 की। उसके बाद 1955 में वार्सा पैक्ट हस्ताक्षरित हो गया, जैसा एक नाटो बना था पूंजीवादी राष्ट्रों के बीच में, एक संगठन, मिलिट्री संगठन, और उनका उद्देश्य था कि किसी भी एक राष्ट्र पर अगर अटैक होता है तो उसे सारे राष्ट्र मिलकर ऐसे मानेंगे कि सब पर अटैक हो गया है और सब मिलकर युद्ध में कूद जाएंगे। उसी प्रकार का वार्सा पैक्ट हस्ताक्षरित हुआ साम्यवादी राष्ट्रों के मध्य, जो साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करते थे, उन्होंने भी इसी प्रकार का एक संगठन बनाया और उन्होंने कहा किसी भी एक साम्यवादी राष्ट्र पर अगर अटैक होता है तो उसे समस्त राष्ट्रों के ऊपर, समस्त साम्यवादी राष्ट्रों के ऊपर अटैक के समान देखा जाएगा और एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में सब काम करेंगे और युद्ध में कूद पड़ेंगे। देखिए 1955 के समय ही एक अंतरिक्ष होड़ व्याप्त होने लगी थी, क्योंकि हमने बताया था आपको शुरू में कि दोनों महाशक्तियां बनने की कोशिश कर रही हैं और दोनों की कोशिश है कि इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को बड़ा साबित करना। और उसमें एक जो क्षेत्र था वो था अंतरिक्ष। सब में होड़ थी इन दोनों महाशक्तियों में, अमेरिका में और सोवियत संघ में, कि वो सबसे पहला सैटेलाइट कौन छोड़ेगा। हालांकि इस लड़ाई में सोवियत संघ आगे निकल गया, लेकिन अमेरिका ने बाद में चांद पर मानव उतारकर और इस युद्ध में अपने आप को आगे साबित कर दिया। तो इस प्रकार यहां पर एक अंतरिक्ष होड़ देखने को मिली। देखिए 1956 में और भी कुछ डिस्प्यूट हुए, हंगरी विवाद हुआ। देखिए हंगरी में साम्यवादी सरकार हुआ करती थी, हंगरी यूरोप का एक देश है जहां पर साम्यवादी सरकार हुआ करती थी, और वहां पर कुछ विद्रोह होने लगा जो साम्यवादी सरकार को गिराना चाहते थे, और ऐसा माना जाता था जो विद्रोह कराया जा रहा है वो पूंजीवादी अमेरिका के द्वारा करवाया जा रहा है। और जब ये क्लैशेस बढ़ने लगे, जब साम्यवादी सरकार, हंगरी की साम्यवादी सरकार को खतरा महसूस होने लगा, तो सोवियत संघ ने अपने टैंक वहां पर अपनी सेना भेज दी, टैंकों के साथ में अपनी सेना हंगरी की जमीन पर भेज दी उस पूंजीवादी विद्रोह को कुचलने के लिए। और जब ऐसा हुआ तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई और एक बड़े युद्ध की संभावना बनने लगी। हालांकि देखिए हंगरी विवाद में भी भारत की भूमिका बहुत अहम थी, और इस हंगरी विवाद के बाद ही भारत और सोवियत संघ के रिश्ते बहुत अच्छे बनने लग गए थे, क्योंकि हंगरी विवाद में भारत ने सोवियत संघ का पक्ष लिया था और इसके बाद से दोनों के मध्य अच्छे रिश्ते बने थे। और इसके बाद स्वेज नहर का संकट आया था। देखिए ये अफ्रीका है और ये एशिया आपको नक्शे में दिख रहा है, यहां पर इजिप्ट के पास में ये इजिप्ट देश है, और यहां पर ये स्वेज कैनाल है जो भूमध्य सागर है, ये वाला भूमध्य सागर, और नीचे है ये लाल सागर, इन दोनों को जोड़ रही है और एक बढ़िया परिवहन बना रही है, जलमार्ग बना रही है। और ये इसीलिए स्वेज कैनाल, स्वेज नहर जिसे कहा जाता है, वो खोदी गई थी जिससे पूरा अच्छे से व्यापार हो सके यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य और इधर जो भारत और जो दक्षिणी एशियाई या फिर पूर्वी एशियाई राष्ट्र उनके बीच में। और जो पहले अफ्रीका का चक्कर लगा के जाना पड़ता था उससे बचाव हो जाएगा, और अब जो राष्ट्र है वो सीधे यहां से इस स्वेज कैनाल के माध्यम से, स्वेज नहर के माध्यम से जा सकते थे। लेकिन देखिए इस इजिप्ट ने, जो हमने बताया यहां पर देश, इसने इसका राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की, अर्थात इजिप्ट को खुद अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, और इसका विरोध किया ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जो कि मित्र राष्ट्र हुआ करते थे। जब मित्र राष्ट्रों की ओर से, और ये पूंजीवादी राष्ट्र भी थे, ब्रिटेन, फ्रांस, और अगर ये पूंजीवादी राष्ट्र है तो इनका सपोर्ट करेगा अमेरिका। और देखिए जब यहां पर इनका सपोर्ट आ रहा है, जब इजिप्ट के खिलाफ ये लोग उतर गए हैं, अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य पूंजीवादी राष्ट्र जब यहां पर ब्रिटेन के खिलाफ इजिप्ट के खिलाफ अगर उतरने लगे हैं, तो देखिए शीत युद्ध का समय, सोवियत संघ चुप नहीं रहने वाला है। सोवियत संघ ने तुरंत धमकी दे दी कि हम नाभिकीय हथियारों से हमला कर देंगे। और देखिए विवाद यहां पर बहुत बड़ा संकट बन गया था, स्वेज नहर का संकट, और इसी को कहा जाता है स्वेज नहर का संकट। देखिए ब्रिटेन और फ्रांस इसलिए आए थे यहां पर क्योंकि इनकी जो कंपनियां थी उनकी भूमिका रही थी स्वेज कैनाल में, स्वेज नहर बनाने में, और इसीलिए जब इजिप्ट ने इनका राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की तो इन्होंने विरोध किया। लेकिन सोवियत संघ ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और एक नाभिकीय हमले की एक चेतावनी दी। और जब चेतावनी दी तो थोड़ी सूझबूझ ऐसी बनी कि जैसे तैसे हमला टल गया बच्चों, और एक जो बड़ा खतरा विश्व को देखना पड़ सकता था स्वेज नहर संकट के रूप में, वो एक टला। और इसीलिए इसको शीत युद्ध का की स्थिति बन गई युद्ध की, लेकिन वो पूरी तरह से युद्ध में कन्वर्ट नहीं हुआ और शीत युद्ध कहलाया। शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध के समय की और भी घटनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। 1950 से 60 के समय देखिए
जिस तरह से प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, हमने बताया था छद्म युद्ध चल रहा था अलग अलग स्थानों पर, और उसमें दोनों महाशक्तियां आके क्लैशेस करती थी, उसी तरह का एक क्षेत्र था इंडो चाइना। और ये इंडो चाइना या इंडो चीन क्षेत्र बच्चों, ये वाला क्षेत्र है, ये जो भारत और चीन के मध्य में आता है, लगभग दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र, जिसमें ये तीनों राष्ट्र आते हैं। देखिए लाओस और ये कंबोडिया और ये वियतनाम, इस क्षेत्र को बोला जाता है इंडो चीन का क्षेत्र। और यहाँ पर देखिए ये जो वियतनाम है, ये वाला सबसे राइट वाला जो देश है वियतनाम, इस देश में दो विचारधाराओं का प्रभाव बनने लगा था। उत्तरी वियतनाम में और दक्षिणी वियतनाम के रूप में ये विभाजित होने लगा था, जैसा हमने देखा कोरिया के केस में, उसी तरह से ये वियतनाम भी दो विचारधाराओं में बंटने लगा था। उत्तरी जो वियतनाम था वो साम्यवाद के प्रभाव में आ गया था, और दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थन था। और इस प्रकार से यहाँ पर भी इंडो चीन वाला जो क्षेत्र है, ये वियतनाम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी दोनों महाशक्तियां एक साम्यवाद का प्रसार कर रही है उत्तर की ओर से, और दूसरी पूंजीवाद का प्रसार कर रही है दक्षिण की ओर से। यहाँ पर भी एक छद्म युद्ध की स्थिति बनी और क्लैशेज स्टार्ट हुई, एक बड़े वॉर की, बड़े युद्ध की संभावना यहां पर भी बनी। और वो अंतरिक्ष होड़ जारी रही बच्चों, मैंने जो आपको बताया था कि अंतरिक्ष होड़ चल रही थी इस समय। और इसके बाद देखिए 1961 में एक बड़ी घटना हुई, बर्लिन जो शहर था वहां दीवार खींची गई। आप देख सकते हैं मैप में आपको दिख रहा है, ये एक फोटो है उस जगह की, जो बर्लिन शहर है उसे बीचों बीच एक दीवार से अलग कर दिया गया, और एक बड़ी घटना थी। यहां पर भी इसे विचारधारा के आधार पर बांट दिया गया दो क्षेत्रों में। देखिए एक और जो बड़ी घटना इस समय हुई वो थी गुट निरपेक्ष आंदोलन चला, और कुछ राष्ट्रों ने मिलकर ऐसा माना कि हम अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, और अगर हम इन दोनों गुटों में जाएंगे, जो ये पश्चिमी गुट है और पूर्वी गुट है, पूर्वी ब्लॉक है जो साम्यवादी और पूंजीवादी वाले, अगर इन दोनों में से किसी एक में जाते हैं तो हमें जो अभी अभी स्वतंत्रता मिली, हम अभी अभी तो आजाद हुए हैं, और इनके गुट में शामिल हो जाएंगे तो एक प्रकार से फिर हम गुलामी जैसा महसूस करेंगे। तो इन राष्ट्रों ने मिलकर एक अलग गुट का निर्माण किया और उसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा, और कहा कि हम दोनों ही गुटों से निरपेक्ष रहेंगे, अर्थात किसी भी एक ग्रुप की तरफ या दोनों में से किसी भी गुट की तरफ हम शामिल नहीं होंगे, निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी के भी सापेक्ष नहीं रहेंगे। और ये था एक गुट निरपेक्ष आंदोलन, और भारत की बड़ी भूमिका थी इस आंदोलन में। और 1961 में ये पूरी तरह से तैयार हो गया था, ऑफिशियली लॉन्च हो गया था। हालांकि इस पर अभी हम थोड़ी विस्तार में चर्चा करेंगे क्या था गुट निरपेक्ष आंदोलन, लेकिन ये भी एक बड़ी घटना थी इस समय की, शीत युद्ध के समय की, जो 1961 में घटी। इसके बाद देखिए जो सबसे बड़ा जो चरम माना जाता है इस पूरे शीत युद्ध के समय का, वो था क्यूबा का मिसाइल संकट। और ये क्यूबा का मिसाइल संकट आया 1962 में। देखिए यहां पर क्या हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट में संयुक्त राज्य अमेरिका, ये क्यूबा देखिए ये देश है, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है उत्तरी अमेरिका, इसके जस्ट बिल्कुल पास में ये वाला क्षेत्र क्यूबा का। और ये क्यूबा एक साम्यवादी प्रभाव वाला क्षेत्र था, साम्यवादी यहाँ पर सरकार थी, फिदेल कास्ट्रो यहाँ पर राष्ट्रपति थे, और ये अमेरिका से एकदम खफा था क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद था और ये साम्यवादी था। तो यहां पर एक क्लैशेज हुए, अमेरिका ने पहले इस क्यूबा क्षेत्र को कैप्चर करने की कोशिश की थी। यहां पर जिस आक्रमण को अमेरिका ने किया था उसे बे ऑफ पिक्स का आक्रमण कहा जाता है। बे ऑफ पिक्स आक्रमण 1961 में अमेरिका ने किया था इस जगह पर, लेकिन वो एक असफल रहा था, असफल हो गया था। ये इनका जो आक्रमण था वो असफल हो गया था अमेरिका का। और देखिए जब ये हो गया तो क्यूबा को समस्या आने लगी कि अमेरिका से उनको समस्या हो रही है, और इसीलिए क्यूबा एक साम्यवादी राष्ट्र था, तो इसीलिए सोवियत संघ इनकी मदद करने के लिए आया। और जो सबसे बड़ी घटना थी, सोवियत संघ ने यहां पर अपने परमाणु हथियारों के, अपनी मिसाइल की तैनाती कर दी, जिससे देखिए क्यूबा में सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती हो गई। और एक बड़े, और ये पूरा इतना बड़ा क्षेत्र आपको जो दिख रहा है सर्किल में, यहां पर ये पूरा की पूरा ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इतना अमेरिका का इतना बड़ा प्रभाव क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र सीधे सीधे सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में आ गया, अर्थात इस पूरे क्षेत्र को सोवियत संघ एक बटन दबाकर तबाह कर सकता था, इतना पास एक तरह से सोवियत संघ पहुंच गया था अमेरिका के। एक बड़ी घटना ये सबसे थी, इसको चरम माना जाता है शीत युद्ध का, 1962 की घटना। और 13 दिन तक लगभग ये टकराव चला था, और इसमें ऐसा लगने लगा था कि परमाणु युद्ध होने वाला है, परमाणु युद्ध होने वाला है। देखिए इसे शीत युद्ध के दौरान एक घटना के रूप में माना जाता है जब परमाणु युद्ध की संभावना सबसे अधिक थी। और लेकिन अंत में कुछ ऐसी कार्यवाही हुई, बातचीतों से समाधान निकाला गया, और समाधान इसका हो गया, और लास्ट में सोवियत संघ भी यहां से अपनी मिसाइलों को हटाने के लिए सहमत हो गया था, और तब ये संकट निकला। और ये इस प्रकार से इस क्यूबा मिसाइल संकट जो इसका चरम काल था, जहां पर सोवियत संघ एकदम पास पहुंच गया था, परमाणु युद्ध की एकदम हमले की आशंका हो गई थी, लेकिन जब इससे बचे तो शीत युद्ध इसीलिए से कहा गया बच्चों की परिस्थिति एक बन गई कि एक नाभिकीय युद्ध होने ही वाला है, और लेकिन फिर भी नहीं हुआ, इसीलिए से शीत युद्ध का एक बड़ी घटना इस समय की। अब देखिए और घटनाओं की बात करते हैं। 1962 में चीन और सोवियत संघ में तनाव की स्थिति आ गई थी,
क्योंकि देखिए दोनों बड़े राष्ट्र थे चीन और सोवियत संघ, और वहां पर भी क्लैशेस होने लगे थे, अर्थात साम्यवाद के अंदर भी कौन ज्यादा शक्तिशाली है इसका एक क्लैश स्टार्ट हो गया था, और छोटी एक छोटा संघर्ष दोनों में देखने को मिला था। कुछ सीमा विवाद भी इसकी वजह थे चीन और सोवियत संघ के मध्य। देखिए 1970 से 75 के मध्य क्या हुआ, सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ अमेरिका और चीन के संबंधों में सुधार। देखिए हमने कहा कि चीन और सोवियत संघ के बीच थोड़ी सी लड़ाइयां स्टार्ट हुई थी, अब चीन अपनी डिप्लोमेसी खेल रहा है, कूटनीति खेल रहा है, और अमेरिका के साथ संबंधों की शुरुआत हुई। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये टेबल टेनिस के बैट और बॉल क्यों रखे हुए हैं बच्चों, इसे पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता है। पिंग पोंग इस टेबल टेनिस का दूसरा नाम है पिंग पोंग, इसे पिंग पोंग का गेम भी कहा जाता है बच्चों। और ये इन अमेरिका और चीन को दोस्ताना व्यवहार कराने में, अर्थात इनको नजदीक लाने में दो खिलाड़ियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और दोनों टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे और दोनों अच्छे दोस्त थे, और एक अमेरिका से था एक चीन से था, और दोनों ने दोनों देशों को जोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी को पिंग पोंग कूटनीति या पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता है, टेबल टेनिस डिप्लोमेसी। और ये एक अमेरिका और चीन के मध्य संबंधों की शुरुआत थी जो 1972 के समय में देखी गई थी। और इसके बाद बच्चों इसी समय में ये एक बहुत अच्छा समय रहा था, शीत युद्ध का एक शांति प्रिय समय रहा था। देखिए अमेरिका चीन के संबंधों की सुधार हुआ, और उसी के साथ अमेरिका और सोवियत संघ में भी सहयोग देखा गया, जब दोनों के मध्य 1973 और 71 में सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, अर्थात शॉर्ट में साल्ट बोलते हैं इसको, SALT, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, जब ये साइन होने लगी तो एक माहौल बनने लगा कि दोनों ही अपने अपने हथियारों को कम करने पर सहमत हो गए हैं, और हथियारों की जो होड़ चली आ रही है वो कम होगी। इस प्रकार का एक सहयोग अमेरिका और सोवियत संघ में भी देखने को मिला। लेकिन 1975 तक आते ही स्थिति फिर बदल गई बच्चों। देखिए 1975 में जो वियतनाम हमने आपको दिखाया था, वहां पर युद्ध प्रारंभ हो गया, और अमेरिका के साम्यवाद और पूंजीवाद में युद्ध होना प्रारंभ हो गया, और अंततः एक बड़ा संघर्ष हुआ, और अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ उस युद्ध में, और उस जगह पर पूंजीवादी विचारधारा हार गई और साम्यवाद उस जगह पर जीत गया। वियतनाम में एक बड़ा युद्ध इस समय हुआ, और साथ में जब इस युद्ध में साम्यवाद को बढ़ोतरी मिली, साम्यवाद को सहारा मिला, तो उससे फिर से सोवियत संघ को लगने लगा कि अब वो महाशक्ति बन सकता है। और इसीलिए सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप किया, और वहां पर अपनी साम्यवादी सरकार को बैठा दिया। अर्थात सोवियत संघ में भी 1979 में अफगानिस्तान में भी 1979 में एक विद्रोह हुआ, और साम्यवादी सरकार वहां पर बना दी गई सोवियत संघ के सहयोग से। और इस प्रकार एक हस्तक्षेप वहां पर भी बना, और फिर से वहां पर पूंजीवाद, फिर से अमेरिका आया और उसने मुजाहिदीन को सपोर्ट करना प्रारंभ किया, और इस तरह से एक लड़ाई वहां पर स्टार्ट हो गई। एक गंदी एक राजनीति वहां पर स्टार्ट हुई, जिसकी परिणति आगे चलकर आतंकवाद के रूप में होती है। वो हम किसी और लेक्चर में आपसे डिस्कस करते हैं, भारत अफगानिस्तान संबंधों में उसकी चर्चा होती है। और देखिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट हमने देखा कि इस समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ, और काफी लंबे समय तक, लगभग 10 साल तक इस जगह पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य संघर्ष जारी रहा। और एक तरफ सोवियत संघ ने अपनी सत्ता बना दी थी, साम्यवादी सत्ता, और दूसरी तरफ अमेरिका मुजाहिदीन को यहाँ पर हथियार और धन की आपूर्ति कराता रहा, और एक ताकतवर तालिबान का उदय यहाँ पर होता रहा, और तालिबान की इस साम्यवादी सरकार के साथ में लड़ाइयां होती रही, और इस लड़ाई में सोवियत संघ को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। और जैसे ही यहां पर अफगानिस्तान में इस लड़ाई से सोवियत संघ को नुकसान झेलना पड़ रहा था, और सोवियत संघ उस लड़ाई से भरपाई नहीं कर पा रहा था, और यही वजह थी बच्चों कि सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। और जैसे ही आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, हमने इसे कहा कि शीत युद्ध की समाप्ति की ओर अब कदम बढ़ रहे हैं, अर्थात अब शीत युद्ध समाप्ति की ओर आ रहा है, क्योंकि सोवियत संघ जो सबसे बड़ा इस साम्यवादी ग्रुप का जो नेता था, अब उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है। और एक और डेवलपमेंट यहां पर हुआ 1985 में, सोवियत संघ में एक नए जनरल सेक्रेटरी आए, और उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। और मिखाइल गोर्बाचेव स्वभाव से इतने साम्यवादी या तानाशाही नहीं थे, उनका लोकतंत्र की ओर, उदारीकरण की ओर झुकाव रहा था, और उन्हें समझ में आ गई थी कि सोवियत संघ की परिस्थिति अब ऐसी नहीं है कि साम्यवाद को लेकर आगे ढोया जाए और जबरदस्ती लड़ा जाए, क्योंकि अब सोवियत संघ बिखरने लगा है, उसकी अर्थव्यवस्था में खराबियां आ गई हैं, उसकी राजनीतिक व्यवस्था में खराबियां आ गई हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त होने लगा है। वहां पर एक क्रांति की एक चिंगारियां उनको दिखने लगी थी कि सोवियत संघ में कभी भी जनता भड़क सकती है और विद्रोह हो सकता है। उस विद्रोह को होने से पहले ही मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में बदलाव की घोषणा कर दी। वहां पर रिफॉर्म उन्होंने सजेस्ट कर दिए, और दो जो बड़े रिफॉर्म इन्होंने सजेस्ट किए, दो शब्द हैं, देखिए, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये दो रशियन वर्ड है, और ये ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये दो हैं इनकी स्ट्रेटजी, जो कि
जो कि यहाँ पर आजादी के समर्थक हैं, लोकतंत्र की ओर ये जा रहे हैं। यहाँ पर जो मीडिया पर जो काबू लगाया हुआ था, वो मीडिया पे से काबू हटा दिया गया, उस पर जो नियंत्रण लगाया हुआ था मीडिया पे से, वो हटा दिया गया था। स्वतंत्रता मिली, लोगों को बोलने की आजादी मिली। इस प्रकार ग्लासनोस्ट आया और पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से अर्थव्यवस्था में सुधार किए गए, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने की कोशिश की गई, निजी क्षेत्रों को महत्व दिया जाने लगा, और जो कंट्रोल किया गया था, नियंत्रण किया गया था अर्थव्यवस्था पे, उसे हटाया गया। इस प्रकार पूरी राजनीतिक व्यवस्था में और अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर सोवियत संघ में देखने को मिला। और ये परिवर्तन एक प्रकार से साम्यवाद से हटकर ये पूंजीवाद की ओर अग्रसर होने वाले कदम थे, जिनको सोवियत संघ के उत्थान के लिए आवश्यक माना मिखाइल गोर्बाचेव ने। और जैसे ही ये हुआ, समझ में आ गया कि अब शीत युद्ध समाप्त हो रहा है, सोवियत संघ ने हार मान ली है, और इसी के साथ 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अनेक राष्ट्रों में सोवियत संघ टूट गया, और जो एक बड़ा सोवियत संघ बना हुआ था, वो अनेकों छोटे छोटे राष्ट्रों में बट गया, और एक बड़ा राष्ट्र जो उसमें से बचा था, वो रूस आज कहलाता है। और रूस एक सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में दुनिया के सामने आया, और अनेकों मध्य एशिया में बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र बन गए, पूर्वी यूरोप में कई सारे छोटे छोटे राष्ट्र बन गए, और सारे राष्ट्रों में, इन सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता में परिवर्तन हुआ, और पूंजीवादी सत्ता की ओर ये लोग अग्रसर हुए। और इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर इस शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जैसे स्थिति बनी, उससे पूरे विश्व को चैन पड़ा, और जो समस्याएं जो बन गई थी, वो समस्याएं खत्म होने लगी। देखिए, अब इस शीत युद्ध के परिणामों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला परिणाम है इसका एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, अर्थात जो दो ध्रुवीय व्यवस्था बनी हुई थी, एक अमेरिका वाली और एक बना हुआ था यूएसएसआर, अर्थात दो ध्रुव बने हुए थे इस पूरे विश्व के, अब वो ये वाला हट गया, एक महाशक्ति यहां से हट गई, अब एक रह गया, एक ही ध्रुव रह गया, अर्थात एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था यहां पर प्रारंभ हुई। अमेरिका का अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में उदय हो चुका था, और रूस का सोवियत संघ के रूप में, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में, नए राष्ट्र के रूप में सामने आया। रूस, जो हमने बताया अभी, सोवियत संघ में जो सबसे बड़ा राष्ट्र था वो रूस था, और रूस को ही इस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया। रूस की अर्थव्यवस्था पर संकट हमने देखा, यहां पर समस्या आने लगी, और जब ये सब हुआ तो हथियारों की होड़ भी ऑटोमेटिकली कम हो गई, क्योंकि इन दो महाशक्तियों के बीच में ही होड़ चल रही थी, और होड़ अब कम हो गई, पूंजीवादी सिद्धांतों को मान्यता मिल गई, और विश्व के कई देशों में शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ। जैसे कि बल्कान प्रांत जो कि यूरोप में है, वहां पर, पूर्वी यूरोप के देशों में भी, मध्य एशिया के देशों में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में, सभी जगह शांतिपूर्वक तरीके से पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ने लगे, और शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण होने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो जर्मनी के अंदर जो दीवार खींची गई थी, जो बांट दिया गया था इसे, वो दीवार को तोड़ दिया गया 1990 तक आते आते। देखिए ये सब कितने खुश हैं, यहाँ पर दीवार तोड़ने की कार्यवाही होने लग गई हैं, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट था, जर्मनी का एकीकरण हो गया। जो वर्तमान जर्मनी आज हम देखते हैं, वो 90 के बाद ही बना बच्चों, क्योंकि उससे पहले इसे तोड़ा हुआ था, दीवार बनाकर बांटा हुआ था। अब ये दीवार तोड़ दी गई, और दोनों ही पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी अब एक साथ होकर अब जर्मनी एक नया देश बन गया है। और साथ में देखिए, इसी समय भारत में एलपीजी पॉलिसी अपनाई गई, एलपीजी नीति, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति, अर्थात भारत जैसे राष्ट्र में भी अब पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। जो हमने बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर हमारा जो झुकाव था समाजवाद की ओर, वो झुकाव अब पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी एक आर्थिक संकट आ चुका था 1990 में। अब हमने भी 1991 में नई नीति लागू कर दी है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, अर्थात हमने भी, भारत ने भी पूंजीवाद की ओर अपने आप को अग्रसर कर दिया है। ये सारे थे बच्चों शीत युद्ध के परिणाम। एकमात्र विचारधारा के रूप में पूंजीवादी विचारधारा की विजय हुई, एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उत्थान हुआ, और इस प्रकार जो एक दूसरी शक्ति थी यूएसएसआर, वो कमजोर राष्ट्र बन गया, और हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। विश्व को जो घबराहट हो रखी थी इतने लंबे समय से कि कभी भी परमाणु युद्ध हो सकता है, वो संभावनाएं कम हो गई। शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया है, और पूरे विश्व ने एक गहरी सांस ली है, एक शांति की सांस ली है इस शीत युद्ध के बाद। और 1990 1991 का वो समय है जब शीत युद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया। अब हम लास्ट में एक चर्चा करते हैं एक इंपॉर्टेंट आंदोलन पर। हमने कहा था कि इसी समय एक, जब शीत युद्ध चल रहा था, दो ग्रुपों के बीच में लड़ाई चल रही थी, और उसी समय एक तीसरा गुट सामने आ रहा था। पहला गुट था अमेरिका वाला पूंजीवादी गुट, और दूसरा गुट हमने बताया था साम्यवादी ग्रुप, और तीसरा इस समय एक ग्रुप बनने लगा, और वो गुट जो था वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन, या जिसे शॉर्ट में एनएएम कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और ये तीसरा वो गुट था जो बनकर सामने आया विश्व के, और इन्होंने कहा कि हम ना तो इस पहले वाले गुट में शामिल होंगे, ना ही हम दूसरे वाले गुट में शामिल होंगे, बल्कि
सॉरी, बल्कि हम तीसरे गुट में शामिल होंगे बच्चों। इसीलिए इसे तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। जो जो तीसरी दुनिया के तीसरे गुट में शामिल हुए, अर्थात गुट निरपेक्ष रहे, इन दोनों गुटों से निरपेक्ष तीसरा गुट, इसी को कहा गया तीसरी दुनिया के देश। देखिए ये तीसरी दुनिया के देश, ये उन देशों का एक समूह है जो औपचारिक रूप से किसी सैन्य शक्ति गुट के साथ या उसके खिलाफ गठबंधन नहीं करते हैं, अर्थात ना तो इस गुट में है, ना इस गुट में है, ना ही इस गुट के खिलाफ है, ना ही इस गुट के खिलाफ है, पूरी तरह से निरपेक्ष है, पूरी तरह से न्यूट्रल है और सक्रिय तरीके से न्यूट्रल है, तटस्थ हैं, और इन्हें कहा गया तीसरा गुट और तीसरी दुनिया के देश। बच्चों 1961 में बेलग्रेड उस समय पूर्वी यूगोस्लाविया देश जो हुआ करता था उसकी राजधानी थी। वर्तमान में ये सर्बिया के अंदर आता है और इस जगह पर इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया और इसको 5 देशों के राष्ट्रों ने मिलकर एक पहल की थी। और 5 देशों में देखिए भारत के प्रधानमंत्री सबसे आगे थे, जवाहरलाल नेहरू, उसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर और घाना जो कि अफ्रीकी देश है एक, वहां से क्वामे एनक्रूमाहा और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो, ये सारे महत्वपूर्ण इसमें लोग थे जिन्होंने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाने में भूमिका का निर्वाह किया था। और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर इन दो के अलावा, पूंजीवाद और साम्यवादी गुटों के अलावा, एक तीसरा गुट भी एग्जिस्ट करता था इस शीत युद्ध के दौर में, और वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला समूह। और इसमें देखिए भारत क्यों शामिल हुआ, क्या कारण थे भारत के, उन पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में NAM की या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका है, क्योंकि वर्तमान दौर को NAM 2.0 भी कहा जाता है। तो उस संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक बार ये समझते हैं कि NAM में क्यों शामिल हुआ भारत। देखिए सबसे पहली बात थी, सैन्य संघ में शामिल होने का मतलब था भारत के आंतरिक मामलों में महाशक्तियों का हस्तक्षेप। अगर भारत किसी एक संघ में शामिल हो गया, इसका मतलब है कि वो महाशक्ति भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी, और भारत अभी अभी आजाद हुआ है, भारत नहीं चाहता कि उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करे। दूसरी बात हमने आपको बताई थी, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया था, अर्थात निजी और सरकारी दोनों तरह की कंपनियां चालू रह सकती थी, अर्थात सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों यहां मौजूद होते हैं। इस प्रकार भारत साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों समूहों से एक अलग था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाने वाला था, अर्थात दोनों से ही अलग था, कोई उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था इन चीजों से। और तीसरी बात जो थी, एक नए स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते भारत के पास सीमित संसाधन थे, क्योंकि पहले ही भारत पर लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा था और हमारे आर्थिक संसाधन कम हो गए थे, और इस वजह से जो सीमित संसाधन है और एक गरीब राष्ट्र में मिला था विरासत में, जो हम कहते हैं स्वतंत्रता के बाद एक गरीब राष्ट्र में विरासत में मिला, और उस गरीबी में, और हमारे पास संसाधन भी नहीं, आर्थिक संसाधन जिससे हम उन गरीबों का भला कर सकें। इसलिए भारत अगर इस ऐसे माहौल में अगर किसी सैन्य ब्लॉक में शामिल हो जाएगा तो भारत को अनावश्यक सैन्य खर्च करने पड़ जाएंगे, और भारत के पास अभी इतना आर्थिक संसाधन नहीं है। भारत के लिए जो पहली आवश्यकता है वो है अपने देश के लोगों का सामाजिक उत्थान करना, गरीबी मिटाना, बेरोजगारी मिटाना, ये भुखमरी को मिटाना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी थी भारत के सामने। एक नए स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते भारत के पास सीमित संसाधन थे, भारत किसी भी सैन्य ब्लॉक में शामिल होने से, किसी भी अवांछित सैन्य व्यय से बचना चाहता था, और लास्ट में भारत दोनों समूहों से संबंध बनाए रखना चाहता था, जिससे दोनों से ही उसे आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। एक कूटनीतिक पहल भी इसे कहा जाता है। देखिए कहा जाता है कि ये जो हमारा वो था तीसरा जो गुट था, गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला, ये ऐसा नहीं था कि गुट निरपेक्ष शब्द से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये निरपेक्ष है, कुछ नहीं करना चाहता विश्व में, बल्कि इनका कहने का मतलब था कि हम सक्रिय रूप से तटस्थ हैं। यहाँ पर तटस्थता का मतलब ये नहीं है कि हम एक अलग हट गए, विश्व के काम काजों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम दूसरे में चले जाएंगे। अगर कोई गलत करेगा इन दोनों में से तो उसके खिलाफ जाएंगे, कोई अच्छा करेगा तो उसके साथ आएंगे। इस प्रकार हम सक्रिय रूप से हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता ही इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक सबसे प्रमुख अंग था, जो भारत को इस जगह पर लेकर आया, इस आंदोलन को लीड करने के, इस आंदोलन को भारत ने जिसकी वजह से लीड किया। बच्चों ये थी शीत युद्ध की पूरी कहानी और गुट निरपेक्ष आंदोलन उसमें, और भारत की शीत युद्ध में क्या भूमिका थी, हमने इसे विस्तार से समझा, और सारे इसके अंदर के जो भी घटनाक्रम हुए उन्हें भी हमने पहचानने की कोशिश की, और घटनाक्रम की वजह से उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार का एक डर का भय का माहौल बन रहा है, और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद किस प्रकार सारे राष्ट्र अब अपना उत्थान करने लगे हैं। अब सारे राष्ट्रों में विकास का एक नया मॉडल आ गया है, पूंजीवादी मॉडल, और उसके बाद में सारे राष्ट्रों का अच्छा खासा विकास हो रहा है। और ये था पूरा शीत युद्ध। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।
तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस क्लास के लिंक को दूसरे आपके मित्रों के साथ भी, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए जिससे हमारी आगामी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और लाइक जरूर करें। और आपने बंसल 10 कोड का इस्तेमाल करके अगर प्लस सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया, जल्दी से ले लें। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।